Hello everyone and welcome to Wings IAS JKAS in collaboration with Sunni IAS. My name is Yashodhara Singh Jambal and welcome to my lecture series. This is part second of JKAS 2022 previous year questions. We are doing PYQs on environment and ecology. So in the last lecture हम लोगों ने first five जो है हमने cover किया था about the the questions asked from environment and ecology. और आज हम बात करेंगे about the rest of the questions जो पूछे गए थे from environment and ecology. So the first question is, there are two statements which are given और आपने बताना है कि जो statement A है क्या वो जो statement आपका reason है क्या वो सही reason है statement A का या नहीं. The first is, small animals have large surface area relative to their volume, right? They lose body heat when it is cold outside. Now, सबसे पहले तो याद रखना the answer is both A and R are true and R is the correct explanation of A. अब ये जो है ना small animals, देखो होता क्या है, जो आपके warm areas होते हैं ना, warm areas, वहां पर जो organisms होते हैं, जानवर होते हैं, वो small volume के होते हैं. स्मॉल वॉल्यूम क्यों? लार्ज वॉल्यूम होगा तो फैट ज्यादा होगा, फैट ज्यादा मतलब कि हीट एब्जॉर्ब ज्यादा होगा. स्मॉल वॉल्यूम का मतलब होता है द फैट कंटेंट इज लेस. हाउएवर स्मॉल वॉल्यूम्स तो होते हैं इनके, स्मॉल एनिमल्स मतलब स्मॉल वॉल्यूम्स, लेकिन उनका लार्ज सरफेस एरिया होता है. मतलब स्मॉल एनिमल्स के लिम्स, कान, हाथ, राइट, ये होते हैं लार्ज. लार्ज क्यों होते हैं? ताकि हीट लॉस हो सके. सो इट इज ताकि हीट लॉस हो सके, इसीलिए जो बॉडी अपना हीट को लूज कर सके, इसलिए जो वार्म एरियाज होते हैं वहां के ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स आर स्मॉलर इन साइज विद देयर लार्ज सरफेस एरिया. दिस इज कॉल्ड एज द बर्गमैन्स रूल. दिस इज द बर्गमैन्स रूल. अब इसके ही बिल्कुल उल्टा होता है आपका एलेंस रूल. एलेंस रूल कहता है कि जो कोल्ड एरियाज होते हैं वहां के ऑर्गेनिजम्स का सरफेस एरिया इज लार्ज. सॉरी, वहां के ऑर्गेनिजम्स का जो बॉडी होती है, दे हैव लार्ज बॉडी. लार्ज बॉडी मतलब फैट कंटेंट इज more, but the surface area is small. Why? क्योंकि जितना ज्यादा surface area होगा वो इतना heat lose कर देंगे, जबकि ठंडे areas के लिए surface area has to be small. That means ये हो गया बिल्कुल उल्टा. So दो rules हो गए, Bergmann's rule and the Allen's rule. Fine. So Allen rule हो गया आपका warm areas के लिए, cold areas के लिए, और Bergmann rule हो गया आपका cold areas के लिए. ठीक है. Question number 7. Question number 7 says, which of the following statements is true? Number 1, benthic zone refers to the floor of the sea and benthos refer to the plants and animals that live there. Number 2, benthos refers to the floor of the sea, benthic refers to the plants and animals. और ये आपके 4 options हैं. याद रखिएगा, benthic is the zone. So benthic basically it is the zone, और इस बेंटिक जोन में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको बेंथोस कहते हैं, राइट. अब अगर हम पानी देखें, एक्वेटिक इकोसिस्टम देखें, तो ऑन द बेसिस ऑफ सोलर रेडिएशंस के बेसिस के ऊपर दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 जोन्स. दैट इज द फोटिक जोन एंड द एफोटिक जोन. फोटिक जोन होता है जहां पे सनलाइट पेनिट्रेट कर सकती है, जहां तक, दैट इज कॉल्ड एज द फोटिक जोन. ऑन द अदर हैंड एफोटिक जोन हो गया जहां पर आपकी सनलाइट कैन नॉट पेनिट्रेट. ठीक है, 1 and 2, राइट. सो एफोटिक जोन नॉर्मल कंडीशंस पे, अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स का उस पे इंफ्लुएंस ना हो, तो बिलो 200 मीटर जो आपका सनलाइट है वो पेनिट्रेट नहीं कर सकता, राइट. सो दिस इज द फोटिक एंड द एफोटिक जोन. इसके अलावा आपके जोन्स कैसे होते हैं? जोन्स होता है, सबसे पहली जोन आती है आपकी लिटोरल जोन, राइट. सबसे पहले आती है आपकी लिटोरल जोन. लिटोरल जोन क्या हो गया आपका? विच इज नियर टू द शोर. मतलब आपका एयर वाटर इंटरफेस का जो सबसे ऊपर वाला जोन होता है, दैट इज कॉल्ड एज द लिटोरल जोन. लिटोरल जोन के बाद जो दूसरा नंबर पे आपका जोन आता है, दैट इज कॉल्ड एज द पेलागिक जोन. That is called as the pelagic
जोन. सो लिटोरल जोन हो गया नियर टू द शोर या फिर कोस्ट. पेलागिक जोन हो गया ओपन वाटर. जब आप ओपन वाटर में आ जाओ, दैट इज कॉल्ड एज द पेलागिक जोन. पेलागिक जोन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू, known as the Neretic zone and your oceanic zone. Neretic zone हो गया जो आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर वाला जोन होता है, that is called as your Neretic zone. On the other hand, Neretic zone के अपार्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ के आगे जो ओपन वाटर्स होते हैं उसको बोला जाता है ओशनिक जोन, विच आर एक्चुअली योर ओपन वाटर. राइट. सो एक आ गया लिटोरल नियर टू द शोर और एक आ गया आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ, मतलब आपका ओपन वाटर, दैट इज योर पेलागिक जोन. अब इसी में एक जोन आता है नोन एज द बेंटिक जोन. बेंटिक जोन जिसके बारे में ऊपर बात कर रहे हैं, याद रखिएगा बी से बेंटिक है और बी से बॉटम. तो ये आपका कौन सा जोन आ गया? ये जोन आ गया आपका नियर टू द सी बेड. ठीक है, नीचे वाला. सो बेंटिक जोन में आ गया आपका द बॉटम ऑफ द वाटर या फिर सी बेड वाला. और इस बेंटिक जोन में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको बोला जाता है बेंथोस. राइट. ओके, नेक्स्ट अप वी हैव इज the process of permafrost, galciation, defrosting and deglaciation are known as. Now अगर आप इसमें देखेंगे तो ये सबके सब क्या है आपके ठंडे, कोल्ड. राइट. मतलब कि दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज फ्रोजन. ये हम किन की बात कर रहे हैं? द फ्रोजन पार्ट ऑफ द अर्थ, जिसको हम बोलते हैं क्रायोस्फेयर. राइट. सो परमाफ्रॉस्ट हो, गैल्सिएशन हो, डीफ्रॉस्टिंग हो, डीगैल्सिएशन हो, these processes are called as the cryogenic process. राइट. क्रायोजेनिक प्रोसेस इंपॉर्टेंट है आपका प्रिलिमिनरीज एंड फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू. प्रिलिमिनरीज में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है. मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि COP27 जो आपकी इजिप्ट में हुई थी, शर्म ए शेख में हुई थी, वहां पर स्टार्ट हुआ है एम्बिशन टुवर्ड्स मेल्टिंग आइस, कि जो हमारा आइस मेल्ट हो रहा है, मतलब क्रायोस्फेयर जो लॉस हो रहा है उसको संभालना. राइट. सो इसलिए क्रायोस्फेयर लॉस जो है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, रिलीज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज ऑफ मीथेन. सो क्रायोस्फेयर आ गया आपका द फ्रोजन पार्ट ऑफ द अर्थ एंड दीज आर द क्रायोजेनिक प्रोसेसेस. All right. So the last question for today is a collision of 50 plus companies worldwide seeking to send a powerful market signal to commercialize zero carbon technology is named after what? So what is it called? याद रखिएगा ये जो पूरा collision है, it is basically your first mover collision. So this first mover collision कब आया था? ये आपका COP26 में आया था. It was started, or this initiative was led by United States government and your World Economic Forum. इन दोनों के collaborative initiative का नाम है आपका फर्स्ट मूवर कोलिजन. फर्स्ट मूवर कोलिजन जो है वो किसके टूवर्ड्स वर्क करता है? ऑब्वियसली इट टॉक्स अबाउट द जीरो कार्बन एंड इट फोकसेस ऑन द कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स. ठीक है, जितने भी कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स हैं ये उनको टारगेट करता है कि हमको उनको जीरो कार्बन टेक्नोलॉजीज जो है उसमें अडॉप्ट करनी चाहिए. आपके कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स कौन से होंगे? फॉर एग्जांपल योर कंक्रीट, आपका सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, एल्यूमिनियम, स्टील, राइट, ये इंडस्ट्रीज हो गए, शिपिंग हो गया, एविएशन हो गया. दीज आर योर कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स. राइट. और व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि लेटेस्ट है, लेटेस्ट तो खैर रहा नहीं, अब COP27 हो गया, 28 भी हो जाएगा, बट क्योंकि 1.5 से 2 साल के करंट अफेयर नीड्स टू बी कवर्ड, तो इसलिए आप इसको एक बार फिर देख लीजिएगा. इसी के साथ अनदर पॉइंट जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इंडिया इज पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव. सो इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द इनिशिएटिव, मेक्स इट मोर important, right? India के अलावा what all are the different countries which are part of it? That is Japan, Italy, Denmark,
सिंगापुर, राइट, नॉर्वे, फाइन। इसके अलावा यूके इज ऑल्सो देयर, फाइन। जापान, इटली, डेनमार्क, सिंगापुर, 1 2 3 4 5 6, राइट। along with India, US is also there, ठीक है। So इन सबके कोलैब, and of course Sweden, ठीक है। So India along with these other 7 countries, they are participants or they are part of this initiative known as the first mover collision, ठीक है। और इंडिया जो है वो बहुत टाइम से जो है इट इज वेरी एक्टिव व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज, व्हेन इट कम्स टू इन्वायरमेंट। COP 26 में इंडिया जो है उसने लाइफ इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के वन ऑफ द पाइनियर्स जिन्होंने ये अलायंस लेके आया, दैट इज इंडिया। एंड इसके अलावा इंडिया ने जो है P3 अप्रोच के बारे में बात की, दैट इज द प्रो प्लैनेट पीपल के बारे में जो है इंडिया बात करता है। सो इसलिए एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, उसमें इंडिया हैज ऑलवेज बीन वेरी एक्टिव एंड इंडिया इज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन द फर्स्ट मूवर कोलिजन एज वेल। सो गाइज, ये थे हमारे आज के these were the questions which were asked in JKAS 2022 preliminaries, and हमने जो है सारे questions को discuss किया है। So thank you guys and have a nice day, and do not forget to like, share and subscribe. Thank you.